Everyone, welcome to this amazing platform of our channel Preparation for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं 1300 प्लस कॉमन एरर्स जो कि आपकी एग्जामिनेशंस में आई हुई हैं एसएससी के। सारे की सारी हम यहाँ पर एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर हम आपको जितने भी रूल्स हैं उन सबका लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन होता है, क्या उसके पीछे लॉजिक लग रहा होता है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन है, और इसके अलावा हम कैसे सेंटेंसेस की जो है पार्सिंग करते हैं। पार्सिंग क्या होता है, आपका सेंटेंस को पूरा ब्रेक कर देना होता है हमें उसमें, और देख लेना होता है कौन सा पार्ट अपना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन रहा है। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से क्या है सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। एंड हमारा आज का डे 12 है। ठीक है ना, इससे पहले कि आपकी 11 क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाके उन्हें जरूर देख लेना। आज है हमारा डे 12 एंड इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए एसएससी के प्रीवियस ईयर के, एंड ये आपको मैं करा रहा हूँ। एंड ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस, ये सीजीएल प्री एंड मेंस के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसएससी सीपीओ प्री एंड मेंस के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। बेसिकली आपके जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे सीडीएस हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है ना, तो जितने भी आपके एग्जाम्स हो गए जिनमें इंग्लिश आती है और बेसिकली एरर वाला सेक्शन आ रहा होता है जिसमें हम ग्रामर को कवर कर रहे होते हैं, तो वो सेक्शन के लिए आपकी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इसमें आपका स्पेशल वोकेबलरी कोर्स भी चल रहा है जो कि आपकी मॉर्निंग के टाइम पर क्लास होती है, तो वो भी जरूर देख लिया करो। उसमें भी आपकी जो मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स होते हैं ना अलग अलग एग्जामिनेशंस में, तो वो जो है डिस्कस की जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, और भी कोर्सेज चल रहे हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में ही सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, आप जाके देख लेना। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कुछ चेक कर लेना, बहुत सारे आपके लिए कोर्सेज पड़े हुए हैं। जैसे कि आपके सीजीएल 2019 के सारे 18 सेट आपके सॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है, तो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, चाहे एसएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप रेलवे के हो, चाहे किसी के हो, स्टैटिक जीके तो आपकी आनी ही आनी है। ठीक है ना, इसके अलावा एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर हो रखे हैं, शॉर्ट्स क्वेश्चन सीरीज टीयर 2 के लिए आपकी जो है बनाई गई है, उसे आप जाके ज़रूर देख लेना। एंड उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके आने की संभावना है, और चाहे जैसा पेपर आ जाए आपका, हर तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आपके कैसे क्वेश्चन हैं, हॉट्स क्वेश्चन है। ठीक है ना, और सीएचएसएल का मैथ्स का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो जाके आप वो ज़रूर देखना। उसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पर आपका क्या है पूरा डाउट डिस्कशन होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है ना, और भी सीरीज़ है, आप जाके देख लेना एक बार चैनल पे। ठीक है, अब हम आज का डे नंबर 12 शुरू करेंगे। एंड आई होप कि आपने इससे पहले जो डे 11 तक की सारी चीज़ें वो देख ली होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को कनेक्टेड करके चल रहा होता हूँ। कैसे चलता हूँ भाई, चीज़ों को कनेक्ट करके चल रहा होता हूँ। एंड हम यहाँ से हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि इन 1300 प्लस एरर के माध्यम से हम क्या करें, पूरी की पूरी जो है इंग्लिश ग्रामर को हम कंप्लीट कर लें, और कम से कम उनके जितने भी रूल्स हैं, जो भी बातें हैं, उन सबको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, और ये सारी की सारी चीज़ें कम से कम 2 से 3 बार कर लें। ठीक है ना, इसके थ्रू क्लियर है सबको। तो देखो, अब अपने पास में आज का 192 क्वेश्चन नंबर है। तो पहला क्वेश्चन ही है आज का हमारा, ये रहा आपके सामने, बताएं जरा। इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। तो यहाँ पर क्या एरर होनी चाहिए, बताओ जरा मुझे फटाफट से, क्या एरर होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो, इसका मतलब क्या है, उस होलसेल शॉप में क्या होता है, दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, यानी कि वो जो है ना बेचते नहीं हैं कितना, 10 बैग्स से कम राइस को। तो बात को समझना, यहाँ पर आपका राइस क्या है, राइस को आप क्या काउंट कर सकते हो क्या। अब आप बोलोगे हाँ सर मैं तो बैठ के काउंट करता रहूँगा, तो नहीं बेटा, ये होता है आपका अनकाउंटेबल। अगर काउंट करने लायक होता ना तो आपको ऐसे मिल रहा होता राइस कि मैं चलो तुमको 1 डजन राइस दे देता हूँ। ठीक है ना, नहीं, तो आपका राइस कैसे दिया जाता है, केजीज़ में दिया जाता है। केजीज़ मतलब आपकी ये क्या हो गई, एक क्वांटिटी हो गई, और अगर क्वांटिटी हो गई तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है ना, अब डाउट दूर हो गया। नहीं तो बहुत से बच्चे आते हैं कि भाई सर ये तो मैंने राइस इतना सारा डाल लिया, मैं बैठ के इसके क्या करूँगा, एक एक मैं ग्रेन को गिनता जाऊँगा। तो बेटा ऐसा नहीं करना है हमें, हम इसमें क्या किस में मेज़र करते हैं, केजीज़ में मेज़र करते हैं। उस तरीके से आपका ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है और आप 10 बैग्स, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी एक बैग में जितनी भी आ रही हो, ठीक है ना, तो फ्यूअर का यूज़ क्यों कर रहे हो, कि फ्यूअर का यूज़ कब किया जाता है, बताओ जरा मुझे फटाफट से। फ्यूअर का यूज़ किया जाता है आपका अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है ना, जब भी आप किसी चीज़ को क्या कर सको, काउंट कर सको। ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूअर का। जबकि यहाँ पर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करना, तो हम क्या करेंगे, फ्यूअर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका यूज़ कर लेंगे, हम लेसर का यूज़ कर लेंगे। किसका यूज़ कर लेंगे, लेसर का। लेसर आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। लेसर नहीं, आपका आगे देन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, लेस का यूज़ कर लोगे। ठीक है ना, लेस देन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, लेस देन हो जाएगा। क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ क्या, चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 193, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो जो पीरियड है ना, अब हमने क्या बता दिया यहाँ पे, बिटवीन का यूज़ कर लिया। ठीक है,
बिटवीन 1980 टू 1990। अब एक बात बताओ, आपने बिटवीन का यूज़ कर लिया तो बिटवीन का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपका आने वाला पीरियड है उसमें आपका जो टू का सेंस है ना वो ऑलरेडी बिटवीन में आ चुका होता है। तो कभी भी याद रखना, बिटवीन के साथ में आप जो भी कंजंक्शन यूज़ करो कभी भी, तो बिटवीन के साथ आपका कंजंक्शन एंड यूज़ होगा। कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा? एंड होगा, क्योंकि टू की जो सेंस है ना वो उसमें ऑलरेडी आ चुकी होती है। बिटवीन क्या करता है आपका, इट इंडिकेट्स, लिख लेना अगर आप लिखना चाहो नोट्स बना के, इट इंडिकेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या करता है ये? एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा होता है। इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम दैट सेपरेट्स टू टाइमलाइन। ठीक है, मतलब जो टू टाइमलाइन को क्या करे, सेपरेट कर दे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना। अब ये बात होगी बिटवीन की, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए अपना, बिटवीन 1980, तो आपको टू हटा देना है, यहाँ पर क्या लिख लेना है, एंड का यूज़ कर लेना है। किसका यूज़ कर लेना है भाई? एंड का। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। अब देखो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो जाएगा, इसके बाद में आपका ये वॉज क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से। वॉज हो जाएगा अपना मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में वेरी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वेरी क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई कर रहा है इसको। और फिर इसके बाद में अपना इन हो जाएगा प्रपोजिशन, लाइफ हो जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पीओ। और ये माई क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब मैं ना इसको एक तरीके से और यूज़ कर सकता हूँ। कभी भी आप बोलोगे अब टाइम पीरियड है, सर मैंने देखा है कि टाइम पीरियड में कभी कभी टू का यूज़ भी करते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं 1980 टू 1990। तो बेटा वो हम किस केस में यूज़ करते हैं ना, आपका 1980 टू 1990 यहाँ पर जब हमारा प्रपोजिशन फ्रॉम लगा हुआ हो, ठीक है ना, क्या लगा हुआ हो, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ कर लेते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, फ्रॉम 1980 टू 1990, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी भी जब हम एरर बनाते हैं ना, तो आपका एरर करने का तरीका ये होता है, आपका जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है हम उसे सही मान रहे होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि यहाँ पर आपकी एरर आएगी। जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इसको देख के, तो हम आगे वाले सेंटेंस का जो है सेंस लगा पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी एरर मोस्टली जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है काउंट की जाती है, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ अब मैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 194। फटाफट से आप लोग भी ना एरर देख के बताया करो। एरर देखो, पॉज करो वीडियो को और अपनी एरर बताओ यहाँ पर क्या होगी, है ना। अपने क्वेश्चन को देख करके वीडियो पॉज करके बता दी कि एरर यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो इससे आपकी क्या होगी, हैबिट बढ़ेगी चीज़ों को देखते ही करने की, ठीक है ना। तो आपको हैबिचुअल करना है अपने आप को इस चीज़ का। खैर, अब क्या बात है यहाँ पर, क्वेश्चन ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, यानी कि वो फास्टेस्ट बॉलर तो नहीं है इंडियन टीम में। फिर हमने क्या किया यहाँ पर, क्वेश्चन टैग का यूज़ कर लिया। ये क्या होता है हमारा, क्वेश्चन टैग होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन टैग जो होता है ना, हमेशा आपका जो भी सेंटेंस है उसके अपोजिट टेंस में होता है। अगर आपका स्टार्टिंग का टेंस एजर्टिव में है तो ये आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। और अगर स्टार्टिंग का सेंटेंस आपका नेगेटिव में होता है तो आपका ये वाला जो आप क्वेश्चन टैग आएगा वो किस में आएगा, एजर्टिव में आएगा, यानी पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आती है क्या? अब देखो अपना ये जो सेंटेंस है ना वो क्या, ही इज़ नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, मतलब कि वो नहीं है। तो ये टेंस किस में है अपना, नेगेटिव में है, तो जो क्वेश्चन टैग आना चाहिए वो हमारा किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इजंट आएगा कि ओनली इज आएगा, क्या आएगा अपना, इज ही आएगा ओनली, ठीक है ना। तो इजंट ही नहीं आएगा, किस में एरर हो गई अपनी, थर्ड वाले सेक्शन में जो है एरर निकल के आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 195 पे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है ना। चलो अब देखो 195 में क्या बोल रहा है हमसे, आई वेंट इन टू द बैंक एंड विदड्रॉ सम मनी, यानी कि मैंने क्या किया, मैं बैंक में गया और मैंने कुछ पैसा वहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। हाँ, तो देखो इसमें अब अपना ये इनटू लिखा हुआ है। इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों, इनटू का मतलब होता है आपका किसी प्लेस या प्लेस के अंदर चले जाना, इंडिकेटिंग इनसाइड, इंडिकेटिंग इनसाइड समथिंग, है ना। आप किसी चीज़ के अंदर पूरे समा जाओ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनटू, ठीक है। लेकिन आप कभी भी बैंक जाओ, कभी भी आपको किसी प्लेस पर जाना, आप किसी बैंक में जाओ, स्कूल में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है ना, या फिर किसी आप कंट्री भी चले जाओ, भले ही किसी कंट्री में ही आप चले जाइए, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं हमेशा, हम वहाँ पर इन टू का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना कि इन टू का।
क्लियर है? किसका यूज़ करते हैं? टू का। मतलब मैं वहाँ पर गया, मैंने अपना काम किया जो भी मेरा काम था, और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, या फिर मैं वहीं पर जो मेरा काम है वहाँ पर मैं करके कहीं और रुक गया, ठीक है ना? तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये वाली बात, प्रपोजिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? अगर आपने प्रपोजिशन गलत लगा दी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना? तो अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ही वेंट टू आएगा। क्या आएगा? ही वेंट टू द बैंक एंड विथड्रॉ सम मनी, यानी कि वो बैंक गया और उसने कुछ पैसा निकाल लिया, ठीक है? कोई इशू, किसी को परेशानी समस्या कोई आ रही हो, और अगर कुछ डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है ना? मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। एंड अगर कुछ और भी डाउट होता है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 क्या कह रहा है हमसे, देखें। आई फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, यानी मैंने पाया कि जो पहले 2 चैप्टर हैं ना बुक के, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये वाली बात क्लियर कर दी थी कि आपके ऑर्डिनल होते हैं, आपके कितने एडजेक्टिव होते हैं न्यूमरल में? एक ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है। बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है ना? तो ऑर्डिनल में हम क्या कर रहे होते हैं? ऑर्डर बता रहे होते हैं। ऑर्डर मतलब कि कैसे बताएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हम क्या करते हैं? ऑर्डर को बता रहे होते हैं कि नहीं बता रहे होते हैं। और जो कार्डिनल होते हैं वो आपके नॉर्मल होते हैं नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, या फिर मैं इसको बेसिकली, इसको तो हम न्यूमेरल बोल देते हैं। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3, है ना, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल बोलते हैं, ठीक है? और ये जो आपका नंबर में ही लिख देते हो 1 2 3, इसको हम बोल देते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या बोल देते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, अब आप कभी भी कोई भी चीज़ करोगे तो पहले आप देखोगे, लेट्स से मैं आपसे बोलूँ ये आपकी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है ना? एक आपका ये केस है जिसमें आपकी ये लो ऐसे कुछ बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको, अगर मुझे किसी बुक की लोकेशन बतानी है तो मैं बताओ ज़रा कैसे बताता हूँ? अरेंजमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। कभी भी बुक्स का अरेंजमेंट मैं आपको बताना होगा तो कैसे बताऊँगा? मैं आपको ये तो बोलूँगा कि फर्स्ट वाले ऑर्डर में, या सेकंड वाले ऑर्डर में, या थर्ड वाले ऑर्डर में, यानी आपका कोई भी मैं आपको रो बताऊँगा, मतलब कि मैं आपको पहले बुक्स का क्या बता रहा हूँगा? ऑर्डर बता रहा हूँगा, है ना? मैं क्या बोलूँगा कि फर्स्ट वाली रो में सेकंड वाली बुक उठा लो। फर्स्ट वाली रो में आप सेकंड वाली बुक को उठा लो, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ फर्स्ट वाली रो में स्टार्ट की 2 बुक्स उठा के ले आओ, तभी तो आपको लोकेशन पता चलेगी। अब मैं ऐसे बोलूँगा क्या कि 2 बुक्स उठा ले आओ, फर्स्ट ऑर्डर 2 बुक उठा ले आओ, ठीक है ना? अब कौन से ऑर्डर में से आपको 2 बुक चाहिए मुझे नहीं पता, तो हमेशा हम पहले क्या यूज़ करते हैं? ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं। पहले आपका क्या आता है? और हमेशा ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज़ होता है, इसके बाद में आपका क्या आता है? कार्डिनल एडजेक्टिव आता है। बात को समझ पाए क्या? क्लियर हुई ये बात? समझ में आ रही है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आई फाउंड द टू फर्स्ट आएगा कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो फर्स्ट यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? ये आपका 2 फर्स्ट नहीं आएगा, द फर्स्ट 2। क्या लिख लेंगे यहाँ पर आप? द फर्स्ट 2। तो ये हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर पर्टिकुलरली मिसिंग। अच्छा, फाउंड लिखा हुआ है तो आर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताओ, ये जो इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग क्या है आपका? तो इंटरेस्टिंग हमारा यहाँ पर जिरंड है, ठीक है ना? क्या है? जिरंड है, क्योंकि ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है और यहाँ पर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है? तो ऐसे आपको चीज़ों को भी देखना है। और ये पर्टिकुलरली क्या है? पर्टिकुलरली इस इंटरेस्टिंग को क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। फाउंड क्या हो जाएगी? इसकी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके से हमें चीज़ों को करना होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, 197 पर। अब देखो 197 क्वेश्चन पर आते हैं। बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज, यानी जो बेकन है, फादर है जो इंग्लिश ऐसे के, उनको थर्स्ट थी, यानी कि प्यास थी। किसकी प्यास थी? अब अच्छा, अब हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपका थर्स्ट की बात हो, कभी भी आपकी नॉलेज की थर्स्ट हो, किसी भी चीज़ की थर्स्ट हो, एजुकेशन की थर्स्ट हो, पानी की थर्स्ट हो, है ना? अब थर्स्ट भी ना कई प्रकार की होती हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपकी जो भूख है वो हो सकती है फॉर समथिंग, ठीक है? इसको मैं क्या बोल देता हूँ? लेट्स से फॉर समथिंग बोल देता हूँ। अब आपकी थर्स्ट के साथ हम जो भी प्रपोजिशन यूज़ कर रहे होते हैं, हमेशा याद रखना, ध्यान रखना, ये आपकी थर्स्ट के साथ में प्रपोजिशन यूज़ होती है हमेशा फॉर, और कोई प्रपोजिशन थर्स्ट जो है नहीं लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑफ तो नहीं आएगा, क्या आएगा? फॉर आएगा। इस बात को ध्यान रख लो और नोट कर लिया करो इन सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहे होते हैं, ये बात आप ध्यान रख लो। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। अब क्वेश्चन नंबर 198 देख लेते हैं जरा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 198 क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, मतलब कि ट्रेन जो है वो निकल चुकी थी जब तक वो स्टेशन तक पहुंचा। अब देखो, वेट अ सेकेंड, अब देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन तो चली गई। व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन, अब एक बात समझना, कभी भी आपका पास्ट में
आपके पास्ट के क्या हो, दो एक्शन के बारे में हम बताते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी आपके दो एक्शन साइमल्टेनियसली तो नहीं हो रहे होंगे पास्ट में। अगर कभी भी होंगे आपके दो एक्शन, लेट से जब मैं पहुंचा तब तक ट्रेन निकल चुकी है, मतलब दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। एक एक्शन तो ये है कि आपकी ट्रेन निकल गई है, दूसरा एक्शन ये है कि उसके बाद आप पहुँचे हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो कभी भी दो एक्शन प्लेस होते हैं आपके पास्ट टेंस में, तो पहला वाला जो एक्शन ख़त्म हो रहा होता है, जो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होता है, फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होता है पास्ट में, वो तो आपका रहता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट में। और इसके बाद में जो सेकंड एक्शन परफॉर्म होता है आपका, यानी फर्स्ट एक्शन के बाद जो सेकंड एक्शन होता है, वो एक्शन आपका हमेशा होता है सिंपल पास्ट टेंस में। किस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है, ठीक है ना। अब ज़रा मैं इसको आपको टाइमलाइन में रख के दिखाता हूँ तो और बड़े ही अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो आपको आई होप कि कुछ बच्चों को पता भी होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ऐसे नोट कर लो एक बार। अब मैं आपको बताता हूँ, आप इससे कभी भी भूलोगे नहीं ये चीज़। देखो अब मैंने क्या किया कि एक टाइमलाइन बनाई, ठीक है ना। ये है अपना प्रेजेंट का टाइम, ठीक है। इससे पहले कुछ एक्शन हुआ होगा यहाँ पर, और उसके बाद कुछ एक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आपका एक्शन परफॉर्म हुआ है, वो तो यहाँ पर एक्शन हुआ और यहाँ पर आते हुए इस पॉइंट पर ख़त्म हो गया। तो इस एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में मुझे पता है कि नहीं पता है। जैसे अगर मैं इस टेंस की बात करूँ तो ट्रेन अपनी जो है स्टेशन से चली गई है, मतलब ट्रेन लेफ़्ट कर गई है स्टेशन को, ऐसा तो है नहीं कि वो निकल रही है स्टेशन से, वो तो पूरी की पूरी चली गई है। तो मतलब कि कभी भी आपका जो टेंस कंप्लीट हो जाता है हम उसे बोलते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। जब भी आपके टेंस के कंप्लीशन होने की हमें बात पता चल रही हो, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट क्यों है, ये हमें इसका पता है कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम इस टेंस को क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं। भाई बात समझ में। अब देखो, अब चूंकि ये आपका काम पास्ट में हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब जो प्रेजेंट से थोड़ा थोड़ा पहले ही आपका काम क्या हुआ है कि जैसे ही आप पहुँचे हो, अब आप परफेक्ट का काम पूरा हो गया। अब आप जैसे ही जैसे पहुँचे उसके थोड़ी देर बाद आपका प्रेजेंट का टाइम आने वाला है, तो ये वाला टेंस है तो पास्ट में, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले का पास्ट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अपना सिंपल पास्ट में ये आपका टेंस यूज़ हो रहा होगा। मतलब ये परफेक्ट के तो बाद है, यानी एक टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट के बाद का है, लेकिन प्रेजेंट से पहले का है, तो ये अपना होता है सिंपल पास्ट में। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। क्लियर है। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब इसको हटा देता हूँ, टाइमलाइन भी ड्रॉ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन चली गई है, तो पहले काम कौन सा हो रहा है, एक्शन पहला कौन सा है, ट्रेन के जाने का। तो ट्रेन जो अपनी जो जा रही है वो वाला टेंस अपना परफेक्ट में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हेड हमने लगा रखा है, लेफ्ट लगा रखा है, हेड प्लस V3, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना बन गया परफेक्ट में। तो ये इतना तो अपना करेक्ट हो गया। फिर आया है व्हेन ही हैड रीच द स्टेशन। अब जब वो पहुंचा स्टेशन पर तो पहले ट्रेन चली गई, इसके बाद में वो आया, तो ये अपना क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप हैड रीच्ड हटा दोगे, क्या आ जाएगा आपका, ओनली रीच्ड आ जाएगा, ठीक है ना। ओनली आपका क्या आ जाएगा, ही रीच्ड द स्टेशन। तो व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई बात समझ में, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ फटाफट से। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ अब मैं। इसका अगर आपको एग्जांपल चाहिए हो तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। लेट्स से इसका मैं एग्जांपल भी आपको लिखवा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको मतलब बहुत सारे बच्चों को ना इसमें दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं। देखो, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर यू केम होम, ठीक है ना। ये आपका केम लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, केम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर यू केम होम, मतलब कि मैंने क्या किया, मैं लेटर लिख चुका था, यानी कि लेटर के तो हमें कंप्लीट होने की बात पता चल रही है, तो ये टेंस किस में हो गया, परफेक्ट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट में है। फिर बिफोर यू केम होम, मतलब कि जब तुम आए उससे पहले पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इसके बाद में तुम घर आए हो, तो मैंने यू केम होम इसको अपना सिंपल पास्ट में रख लिया। तो बात समझ में आ गई, अब सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा ना बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 199 पर, ठीक है ना। देखते हैं 199 क्वेश्चन क्या है ना। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। अब ये क्या है आपका, ही सेड दैट, इसे ही देख के आपको क्या पता चलेगा, ये टेंस अपना इनडायरेक्ट टेंस में है। कौन से टेंस में है ये, अपना इनडायरेक्ट टेंस में है कि नहीं है, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट में आपका विल आता है क्या, हम इनडायरेक्ट में किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ कर रहे होते हैं मॉडल में, ठीक है ना। क्योंकि आपका क्या हो जाता है, ये पास्ट में चली जाती है, इनडायरेक्टली मैं बात को बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कि ही सेड दैट ही वुड नेवर
ही वुड नेवर यहाँ पे आपका यूज़ हो जाएगा और आगे क्या है, रिपीट द मिस्टेक, ठीक है ना। तो वो अब कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा, उसने ये बताया। क्लियर है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, 200 वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अब देखो अपने पास में क्या है, आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, मतलब मैं क्या हूँ इन डिफ़िकल्टीज़ से कोप करने के लिए। अब देखो ये आपका कोप अप विद हो गया, यहाँ पर आपका अप भी एक प्रपोजिशन है, विद भी एक प्रपोजिशन है, दो दो प्रपोजिशन लगा के आप साबित क्या करना चाहते हो। पहली बात आपको ये देख के ही यहाँ पर मिस्टेक कर देनी थी, मतलब आपको सेकंड वाले ऑप्शन में एरर है ये तो ऐसे ही पता चल गया अगर आपने कॉमन सेंस से अपना काम लिया है तो। अब फिलहाल कभी भी आपको ध्यान रखना है, आपका क्या होता है, पूरा टेंस आपका होता है ये कोप अप, कोप विद होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या है इसका, आपका कोप विद का मतलब होता है मैं इन सारी चीज़ों को झेल सकता हूँ, इनसे मैं टकरा सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम एबल टू कोप विद ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, मैं इन सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ कोप विद कर सकता हूँ, यानी कि मैं इनसे क्या कर सकता हूँ, टकरा सकता हूँ, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कोप अप नहीं रखना है अपने को, कोप विद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर मैं इसका एग्जांपल बोलना चाहूँ तो आई कांट कोप विद द स्ट्रेस ऑफ द जॉब, विद द स्ट्रेस ऑफ द जॉब, मतलब मैं क्या है, जॉब के स्ट्रेस के साथ में कोप नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, 201 पे। अब देखो 201 अपने पास क्या है, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, यानी कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अमीर पर्सन बन जाऊँ पूरे इस लंबी चौड़ी दुनिया में। अच्छा अब इसमें आपको कुछ एरर दिख रही है क्या, बताएं ज़रा मुझे। हाँ तो कभी भी आपको पता है ना, कभी भी आप विश करते हो, कभी भी आप क्या करते हो भाई, विश करते हो। तो विश करते टाइम आप जब भी विश कर रहे होते हो या फिर आपकी कोई इच्छा होती है, तो विश में आपका किसका यूज़ करते हैं, हम वर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। किसका यूज़ करते हैं, हम हमेशा वर का यूज़ कर रहे होते हैं विश करने के टेंसेस में, ठीक है ना। कभी भी आपका विश करने का हो या फिर लेट से इमेजिनरी टेंस हो, कौन सा हो, इमेजिनरी टेंस हो। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई विश, मैं ऐसा आई विश करता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन हो जाऊँ पूरी दुनिया में, तो आई वर, ठीक है ना। आपकी ये सच्चाई तो है नहीं, आप तो इमेजिन कर रहे हो, विश कर रहे हो, तो आई वर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। कभी भी आप आई विश के साथ में जिस टेंस का यूज़ कर रहे होते हो वो आपका पास्ट टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ, ये असलियत में हुआ नहीं है, तो वो भूल ही जाओ आप बात, समझे। अंबानी बनने के सपने देखें तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये सोच के नहीं होता कि काश मैं हो जाऊँ, ठीक है ना। तो एक काश वर्ड हटाना है और अपनी अच्छे से मेहनत करनी है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 202 वाला क्वेश्चन देखे क्या है। शी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब देखो कभी भी आपका कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंट, इसको ज़रा आप नोट कर लो। कॉन्फिडेंट आपका होता है तो कॉन्फिडेंट के साथ आपकी कौन सी प्रपोजिशन सेटिस्फाई करती है, एग्री करती है, तो वो है आपकी ऑफ, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट हो तो कॉन्फिडेंट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बता चुका हूँ, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए थी। मैं जितने भी यहाँ पर आपको चीज़ें समझाता हूँ, मैं यही होप करता हूँ कि आप सारी चीज़ों को डेली की डेली समझते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, समझे। याद करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप एक दो बार ध्यान से देख लोगे वीडियो भी, तब भी आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। तो ध्यान से पढ़ा करो, समझे। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ कॉन्फिडेंट, यानी वो क्या है, कॉन्फिडेंट है। किसकी, तो ऑफ, यहाँ पर आपका किसका यूज़ होगा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये ऑफ क्या है अपना, एक ऑफ ये प्रपोजिशन है। क्लियर है, ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन है। अब अगर मैंने इसको ऑफ तो कर दिया आपने, ठीक है, आपने अगर रट्टे बैठाए हुए हैं तो आपने प्रपोजिशन का ऑफ तो कर दिया, लेकिन आपको बाकी की चीज़ें पता नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आपको ये तो पता चल गया सेकंड ऑप्शन में एरर है, लेकिन लेट से अगर मैं बोलता यहाँ पर आपका ऐसे लिख, आपको किसी पर्सन ने पूछ दिया सेंटेंस कि बताओ जरा इसमें क्या एरर है, इसे तुम करेक्ट कैसे करोगे, तो उसके सामने तो बेइज्जती हो जाएगी ना। फिर बोलोगे कि हाँ पीयूष सर से लेक्चर लिए थे ये तो मैंने, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आपको पता है ऑफ को अगर प्रपोजिशन है तो इस प्रपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो ये आपका विन आना चाहिए क्या, विन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेंगे, विनिंग का यूज़ कर लेंगे, सो दैट ये हमारा क्या बन जाए, जीरंड बन जाए। और जीरंड आपका नाउन की तरह एक्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, अपना प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी अब तक, हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, तो वो किसकी कॉन्फिडेंट है, विनिंग करने की। विनिंग क्या है यहाँ पर, जीरंड है। जीरंड आपका एज अ नाउन यूज़ हुआ है, और नाउन है तो ये अपना क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसका, तो इस प्रपोजिशन ऑफ का। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसको नोट कर लेना अच्छे से, बात समझ में आ रही है ना सबको। चलो हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
तो अब देखो भाई अपने को अगला क्वेश्चन 203, इसमें क्या दे रखा है ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे आप बताना इसमें एरर क्या होगी। द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। मतलब कि बॉय क्या है शेल्टर में बहुत देर तक रहा जब तक कि उसे कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेड लिखा हुआ है। अब जरा मुझे आप बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता क्या होगा, आपकी एक वर्ब होती है, आपको पता हो अगर ले, ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है लाई और थर्ड फॉर्म होता है लेड। क्लियर है। ले का मतलब क्या होता है और आपका ले का मतलब होता है, जरा बताना जरा मुझे कितने बच्चों को पता है। हाँ भाई, इसका मतलब होता है टू बी देयर इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब कि आप क्या करें, लेट जाएं, वहाँ पर आप पड़े रहें। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहना। क्लियर है, हॉरिजेंटल पोजीशन में रहना, ठीक है ना। तो ये तो होता है ले का मतलब। और इसका जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लाई, और वैसे लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन आपको याद रखनी यही चीज़ें आपकी सीजीएल में कम से कम 2-3 बार आ चुकी हैं और सीजीएल में भी आपकी 1-2 बार आ ही चुकी हैं, ठीक है ना। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है आपका वर्ब के ऊपर। तो ये चीज़ ये ध्यान रख लेना कि ले की सेकेंड फॉर्म होती है ले लाई और थर्ड फॉर्म होती है आपकी लेड। क्लियर है। तो ये बताओ जरा, आपका पास्ट का टेंस बन रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, V2 आनी चाहिए ना। तो यहाँ पर आपका लेड आएगा कि लाई आएगा, क्या आएगा, द बॉय लाई इन द शेल्टर। अब लाई देख के बहुत ही सारे बच्चों को क्या लगता है, अनकंफर्टेबल लगने लगता है कि ये क्या हुआ सर, लेड तो बढ़िया लग रहा था, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा था, ये आपने लाई क्या बता दिया। तो बेटा लाई ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर लेड का यूज़ नहीं करेंगे, समझे। तो द बॉय लाई इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि वो शेल्टर में बहुत देर तक रहा, बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम, इससे पहले कि कोई उसे रेस्क्यू करने आ पाता। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या सारे बच्चों को। चलो इसको हटा दूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आता, क्वेश्चन नंबर 204। ये रहा आपके सामने 204, बताओ कहाँ पर एरर होगी। देखें भाई, अब स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउस इज बिलो वर हार्डली विजिबल। यानी कि क्या हुआ, जब मैं टॉप ऑफ द हिल पर खड़ा हुआ था तो जो हाउस नीचे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली विजिबल, तो बहुत ही कम विजिबल थे, मतलब बहुत कम दिख रहे थे, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ जरा क्या क्या होना चाहिए। हाँ भाई, तो देखो अब इसमें ज़रा सा हम सेंटेंस की पार्सिंग करके देखते हैं। स्टैंडिंग क्या हो जाएगा, एक जीरंड होगा तो ये क्या बन जाएगा अपना, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि जीरंड क्या हो जाएगा, नाउन की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है। इसके बाद में आपका ऐड क्या हो जाएगा, ऐड आपकी प्रपोजिशन हो जाएगी। प्रपोजिशन आई है तो क्या चाहिए, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट टॉप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका प्रपोजिशन का, ठीक है ना, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट पीओ है ये। अब ये ऑफ है, ऑफ क्या हो जाएगा, अगेन एक और प्रपोजिशन आ गई, इस प्रपोजिशन को अगेन अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हिल क्या हो जाएगा, इस वाली ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये हिल, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, पीओ हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक सारे बच्चों को। ये कहानी अपनी ख़त्म हो गई। अब दूसरी कहानी शुरू होती है अपनी हाउसेस से। तो देखो हाउसेस में क्या हो जाएगा, ये हाउसेस जो हो जाएंगे अगेन आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो ये तो बन गया अब सब्जेक्ट। अब हाउसेस वर्क तो क्या आपके विजिबल थे, तो हाउसेस ही तो विजिबल थे। तो देखो यहाँ पर आपका हाउसेस के आगे जो वर आ रहा है, ये वर हो जाएगा इस हाउस का वर्ब, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, इस हाउस की ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब हार्डली विजिबल, अब ये विजिबल क्या हो जाएगा, इस आपका हाउस वाले टेंस का, ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। और हार्डली क्या हो जाएगा, विजिबल के बारे में बता रहा है ना, विजिबल क्या नहीं है, हार्डली विजिबल है ना। तो हार्डली क्या हो जाएगा, इसका आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या। हाँ भाई। अब इसके बाद में ये जो बिलो है, बिलो क्या होगा बताओ जरा मुझे। बिलो आपकी पोजीशन को बता रहा है ना। तो पोजीशन को बता रहा है तो ये बिलो अपना यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा, ये आपका एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगले क्वेश्चन पर आ जाए। चलो इसमें आपका वैसे कोई भी एरर नहीं है, सारे के सारे जो है चीज़ें आपकी एट द प्लेस हैं और यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, तो अपना किस में हो जाएगा, नो एरर में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ मैं। अपना देखो 205 क्वेश्चन क्या है, काम्बली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। तो काम्बली क्या है, वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है टेस्ट मैच के लिए। अब देखो ये बड़ा ही प्यारा सेंटेंस होता है आपका वन ऑफ द वाला, इसमें अगर आपने रट्टे बैठा लिए तो आपका कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। देखो वन प्लस ऑफ आ गया, अब देखो वन प्लस ऑफ कुछ नहीं। अब जरा मैं इसमें सेंटेंस पर ध्यान देना होता है। रूल्स में आपने पढ़ा होगा कि वन होता है, प्लस में सर ऑफ आता है, और प्लस में अपना जो भी नाउन आता है वो प्लूरल में होता है। फिर इसके साथ में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल में आ रही होती है। तो ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल में भी आ सकती है, सिंगुलर में भी आ सकती है, और क्या उसके केस बन रहे होते हैं वो सारे के सारे केसेस मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि काम्बली क्या है, वन ऑफ द प्लेयर्स हैं, यानी कि वो उन प्लेयर्स में से एक हैं,
ठीक है ना। तो ये सारे के सारे प्लेयर्स में से एक हैं हु हैज़ सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, यानी कि जो सारे के सारे प्लेयर हैं सारे के सारे सिलेक्टेड होंगे मतलब कि टेस्ट मैच में। उनमें से अगर एक है तो सारे के सारे प्लेयर्स ही टेस्ट मैच के लिए सिलेक्टेड हैं कि नहीं है। तो अगर ये सारे के सारे प्लेयर्स को रेफ़र कर रहा है सेलेक्ट होना टेस्ट मैच में, तो यहाँ पर आपका किसके लिए यूज़ होगा, ये सारे के सारे प्लेयर्स के लिए यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपका हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव आएगा कि नहीं आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी अगर हम सारे प्लेयर्स की बात करना चाह रहे हैं। तो अब बात समझ में आई क्या। लेकिन अगर हमारा ये रेफरेंस ओनली वन को लेकर होता, यानी अगर हम काम्बली के रेफरेंस में अगर बात कर रहे होते, तो यहाँ पर हम ओनली सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन आपका ये जो सेंस है ये पूरा आपके सारे के सारे प्लेयर्स के लिए जा रहा है, प्लूरल के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। क्लियर है। अगले सेंटेंस पर आ जाएँ। आप देखो अगला जो सेंटेंस है अपना 206 क्या बोलना चाह रहा है, अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, मतलब कि आपको एक क्षण की भी जो देरी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है इस सिचुएशन में। अब जरा इसको देखो, ये जो मोमेंट होता है ना, ये मोमेंट आपका एक नाउन होता है, ठीक है, एज ए नाउन यूज़ होता है। और जो डिले है ये भी आपका नाउन होता है। तो दो नाउन क्या एक साथ आ सकते हैं क्या, नाउन प्लस नाउन, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब कि अगर डिले अपना मैं डिले को नाउन मान लेता हूँ तो ये जो मोमेंट है ये नाउन तो नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर इसे क्या कर दूँ मैं, या तो ऐसा कर दूँ कि आ मोमेंट से डिले, यानी कि इसका मैं या तो पोजेशन बता दूँ, मोमेंट के साथ में डिले का क्या कर दूँ, पोजेशन बता दूँ। तो इससे आपका जो डिले है ना, ये डिले क्या हो जाएगा, ये डिले आपका एक सब्जेक्ट बन जाएगा और ये मोमेंट इसको पोजेशन करने वाला पॉजेसिव प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं हम इसको, पॉजेसिव प्रॉपर नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है। तो ये अपना एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसको मैं सीधा सीधा एडजेक्टिव बना देता हूँ। कैसे बना देता हूँ, इसको मैं क्या लिख दूँ, अ मोमेंट डिले की प्लेस पर मैं इसको लिख देता हूँ अ मोमेंट्री डिले, ठीक है ना। हटा देता हूँ सीधा, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, मोमेंट्री डिले, ठीक है ना, मोमेंट्री डिले। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अ मोमेंट से डिले, ठीक है ना। तो आपका दोनों तरीके से जो है ये एरर आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इन दोनों तरीके का मेथड यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके आगे आपका वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन दिस सिचुएशन, तो ये आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आगे के टेंस में। आपका यहाँ पर एरर कौन सी है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है एरर निकल के आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, फटाफट से हाँ बोलो। हाउ इज़ द जोश है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जोश आप लोगों का मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है वैसे, पता है। खैर क्वेश्चन नंबर 207 देखो। तो राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन, ठीक है ना। तो राम ने क्या किया है, अपनी मदर को डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि वो क्या करता है, ज़्यादा अपने उसको अपनी माँ को ज़्यादा नहीं लिखता है। यानी कि पत्र लिखने की बात हो रही है, कभी आप ऐसे लिखते हो ना राइट टू हर, यानी किसी को आप राइट करने के लिए लिखते हो तो उसका सेंस होता है आप उसको लेटर नहीं लिखते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि राम ने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। ये वाला सेंटेंस आपका ठीक है। इसके बाद में एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन, ये भी आपका क्लियर है, ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक ठाक है, अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है नो एरर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपना 208। तो क्वेश्चन क्या है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, मतलब जब तुम चेन्नई से आ जाओगे मैं आऊँगा और तुम्हें देखूँगा। तो अब देखो कभी भी, अब मैंने आपको एक टाइमलाइन दिखाई थी, ये आपका क्या था, प्रेजेंट वाला था। लेट से मैंने ये आपको बताया था प्रेजेंट होगा, और ये मैंने आपको बता दिया था ये टेंस आपका पूरा हो गया, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये कहानी मैंने आपको बता दी थी और ये आपका सिंपल पास्ट बन जाएगा, ये सारा हो गया। अब ये तो बात हो गई थी पीछे की। अब अगर मैं ये प्रेजेंट से आगे की बात करना चाहूँ तो देखो क्या क्या सीन आपका बन रहा होता है, बड़े ही ध्यान से समझना। अब कभी भी आपका जैसे अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपका एक काम तो यहाँ पर होगा। लेट से अगर आप फ्यूचर की बात करना चाह रहे हो तो फ्यूचर में आप एक ही बात तो बता पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप फ्यूचर में ही, अब यहाँ पर आप कुछ बोल दो फ्यूचर में और फिर उसका कंक्लूजन लेके आप उसके बारे में फिर से एक और अपनी खोज वहाँ पर आप क्या करो, एक भविष्यवाणी सी कर दो, प्रोफेसी कर दो, है ना। तो प्रोफेसी नहीं कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, एक टेंस आपका प्रेजेंट में होना चाहिए, फिर उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन निकाल रहे होते हो अगले टेंस का, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर आपके कितने दो टेंस आ रहे हैं, मतलब कि पहली वाली जो बात होगी अपनी किस में होगी, पहली वाली बात अपनी प्रेजेंट टेंस में होगी। किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आफ्टर यू विल रिटर्न नहीं होगा, क्या होगा, आफ्टर यू रिटर्न, मतलब जब तुम आ जाओगे चेन्नई से, देन आई विल कम एंड सी यू, मतलब फिर मैं आऊँगा, ये बात आपकी हो जाएगी फिर अगली इसके बाद वाली फ्यूचर में। कभी भी आपके दो टेंस लगातार फ्यूचर में नहीं आ सकते। आई बात समझ में, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि आप कोई वहाँ पे कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना कर रहे हो कि आप पहले यहाँ पर आपने फ्यूचर वाले पॉइंट के बारे में बता दिया, फिर इसको बेस मान के आपको इसका रिजल्ट भी पता चल गया क्या आउटकम होगा, और फिर आपने इसका फिर
अंदर से एक बता दिया, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं क्या मेरी? और इसका एक और रीज़न, आपका दूसरा रीज़न बता देता हूँ। इसका दूसरा रीज़न है, कभी भी ध्यान रखना कि आपके जब भी क्लॉजेज शुरू होते हैं टाइम एक्सप्रेशन से, आपके क्लॉजेज स्टार्ट हों किससे? टाइम एक्सप्रेशन से। टाइम एक्सप्रेशन, अच्छा टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक लेट्स से मैं बोल दूँ व्हेन, ठीक है, या फिर मैं बोल दूँ व्हाइल, या फिर मैं आपसे बोल दूँ बिफोर, ठीक है ना, या फिर मैं बोल दूँ आफ्टर। तो बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कभी भी आपकी ये टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं, आपका क्लॉज इन वर्ड से स्टार्ट हो तो वो टेंस आपका फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में नहीं होता। सिंपल फ्यूचर में आपका वो टेंस नहीं रहता। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आप सिंपल फ्यूचर के साथ में, इन सारे क्लॉजेस के साथ में कभी भी आपका इसके साथ स्टार्ट हो जाए तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका वैसे भी आफ्टर यूज़ हो गया, टाइम का टाइम वाला टेंस है, तो यहाँ पर आपका सिंपल फ्यूचर तो यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना? तो एरर आ जाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग इन दोनों रूल पर एरर्स आ सकती हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, 209 है ना। देखो, सीन्स फ्रॉम द मूवी हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वॉज रिलीज। अच्छा, अब अपने दो वर्ड होते हैं यहाँ पर, एक होता है आपका सेंस्योर्ड, एक होता है सेंसर्ड। अब देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है अपना ये हो गया सेम टू सेम सेंस्योर्ड, और दूसरा वर्ड होता है सेंसर्ड। सेंसर्ड, वेट अ सेकेंड, सेंसर्ड। अब देखो, आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड होता है कि नहीं होता है? तो सेंसर बोर्ड क्या काम करता है? वो एग्जामाइन करता है। क्या करता है? टू एग्जामाइन मूवीज़ या फिर फिल्म्स आपकी जो भी है, तो एग्जामाइन मूवीज़ को वो एग्जामाइन कर सकता है, बुक्स को कर सकता है ना, किसी भी चीज़ को, तो उसे हम बोलते हैं सेंसर करना। सेंसर करना यानी कि वो क्या करेगा? एग्जामाइन करेगा इन चीज़ों को, ठीक है ना, और वो क्या करेगा? फिर रिमूव कर देगा, एग्जामाइन करने के बाद में रिमूव, एंड रिमूव एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज़, ये आप नोट करते जाना, ठीक है ना, एनीथिंग दैट इज़ ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, अब इसे आप ज़रा नोट कर लो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ऑफेंसिव कॉमा मोरली हार्मफुल, ठीक है, इसको नोट करते जाना बड़े आराम से। ये आपका वन वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, मोरली हार्मफुल हो, कोई चीज़ आपकी ऑफेंसिव हो, या फिर पॉलिटिकली डेंजरस हो, ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है? रिमूव कर देता है देखने के बाद में, एग्जामाइन करने के बाद में, तो उसे तो हम बोल देते हैं सेंसर करना, ठीक है ना। ये वाला सेंसर हो गया। और अब ये जो सेंश्योर होता है, ये सेंश्योर का मतलब होता है आपका टू क्रिटिसाइज समवन, टू क्रिटिसाइज समवन। जैसे जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सेंश्योर करते हैं, ठीक है ना। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपके सेंसर करते हैं, और जो आपका क्रिटिक्स होते हैं वो सेंश्योर करते हैं, ठीक है ना। टू क्रिटिसाइज समवन ऑफिशियली, मतलब किसी को ऑफिशियली क्रिटिसाइज़ करना, ये नहीं कि आप उसको चुगलखोरी करें, चुगलखोरी को नहीं बोलते, ठीक है ना। आप ऑफिशियली क्रिटिसाइज़ करो फॉर समथिंग हैज़ डन रॉन्ग, फॉर समथिंग हैज़ डन रॉन्ग। जैसे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो आपके साथ कुछ गलत कर देता है, तो आप क्या करोगे? ऑफिशियली उसको क्या कर रहे हो? क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है ना, चुप चुप आगे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो। ही हैज़ डन रॉन्ग, समथिंग ही हैज़ डन रॉन्ग। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? सीन फ्रॉम द मूवीज़, आप सीन्स का क्या करोगे? सेंश्योर करोगे क्या? नहीं, सीन्स को आप क्या करोगे भाई? सेंसर करोगे। क्या करोगे? सेंसर करोगे। तो ये आपको क्या हो जाएगा? सेंसर्ड हो जाएगा। क्लियर है? वर सेंसर्ड यानी कि उनको एग्जामाइन किया गया, और जो आपके जो ऑफेंसिव उसमें से पार्ट्स थे या फिर सीन्स थे, उनको क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया, ठीक है ना। तो रिमूव कर दिया गया। आपका ये एग्जामाइन और रिमूव, इसी में आपका सेंस बन रहा होता है, ठीक है ना। तो कभी भी सेंसर के बाद में आप रिमूव का यूज़ मत कर देना, ये भी नोट कर लो। कभी भी आपको, अगर आपने सेंसर वर्ड का यूज़ कर लिया है, तो आपको उसके बाद रिमूव वर्ड का यूज़ नहीं करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है? सेंसर्ड का यूज़ हो जाएगा इसके साथ, इसका जो मतलब होता है वही होता है आपका, ना ही इसके साथ आपको एग्जामाइन का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो एग्जामाइन और रिमूव है, इन दोनों वर्ड का सेंस जो है आपका सेंसर के अंदर बना हुआ है। क्लियर है? अगले वर्ड पर आ जाते हैं 210 पे। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जरा इसे देख के बताएं क्या एरर होगी। तो अपने पास यहाँ पर है वैन माई सिस्टर वॉज इल, मतलब कि जब मेरी बहन बीमार थी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन आपका ये वाला सेंटेंस तो पूरा ठीक है, वैन माई सिस्टर वॉज इल, जब मेरी बहन बीमार थी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल जाता था। अब आपका जो मेन एरर है वो यहाँ पर निकल के आ रही है। एक आपका वर्ड होता है अल्टरनेट, ठीक है ना, एक अल्टरनेट होता है, और होता है एक आपका अल्टरनेटिव। क्या होता है? दूसरा वर्ड अल्टरनेटिव होता है। तो देखो, इन दोनों वर्ड्स में क्या होता है? आपका जो अल्टरनेटिव होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट होना, या फिर उससे अलग चीज़ होना,
क्या होना, सब्सटीट्यूट होना किसी भी चीज़ का। मैं अगर बोलूँ मेरे पास में अल्टरनेटिव पेन्स हैं, यानी मेरे पास में एक ऐसा पेन है जिसका मैं सब्सटीट्यूट रख सकता हूँ। लेट से मेरा एक पेन खराब हो जाता है तो दूसरा पेन का मैं यूज़ कर लूँगा, तो वो मेरा क्या है, अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? या फिर मैं बोल दूँ मेरे पास दूसरा पेन है तो अदर पेन बोल सकता हूँ, आई हैव अदर पेन, यानी मेरे पास एक पेन और है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या? और ये भी आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये। क्या है, क्योंकि आपका डेज के साथ यूज़ हो रहा है ना, डेज आपका नाउन है तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ये आपका ऐसा एडजेक्टिव यूज़ होता है। और जो अल्टरनेट होता है ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। ये आपका एक एडजेक्टिव होता है और इसका जो मतलब होता है वो होता है समथिंग हैपन्स। जैसे इसको बोलते हैं ना, एक दिन आपकी कोई चीज़ हुई फिर आप अगले दिन नहीं हुआ, फिर एक दिन हुआ फिर अगले दिन नहीं हुआ, तो ये क्या होता है, आपका अल्टरनेटिव होता है। मतलब एक दिन करना फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी अगर मैं इसका बोलना चाहूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन बोलते हैं इसको। मतलब समथिंग हैपेंस ऑन वन डे एंड नॉट हैपेंस इन द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यूज इन दिस पैटर्न। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कैसे बोल सकता हूँ, अगर इसका वन वर्ड बनेगा तो कैसे बनेगा, इसका मैं पूरा कर दूँगी आपको एक बार नोट। तो देखो एक बार पूरा ही बता देता हूँ। अल्टरनेट का जो वन वर्ड बनेगा कैसे बनेगा, अल्टरनेट, इसका वन वर्ड हो जाएगा समथिंग हैपेंस, समथिंग हैपेंस वन डे एंड नॉट द नेक्स्ट एंड कंटिन्यूज़ इन दिस पैटर्न। यानी कि एक दिन होती है अगले दिन नहीं होती है कोई चीज़ आपकी, फिर वो कंटिन्यू करती है इसी पैटर्न में कि फर्स्ट डे होगी, सेकंड डे नहीं होगी, थर्ड डे होगी, फोर्थ डे होगी, तो कंटिन्यूज़ इन दिस पैटर्न। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना सबको? तो अब देखो, जब मेरी बहन बीमार थी तो मैं क्या वहाँ पे सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया क्या मैंने कोई, हाँ भाई, कि मैंने अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया हो कि वो हॉस्पिटल जा रहा हो, नहीं। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन उनको देखने जाया करता था, इसका मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिव नहीं होगा, अल्टरनेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या होगा, अल्टरनेट होगा, और अल्टरनेट भी आपका एज एडजेक्टिव ही यूज़ होता है, क्लियर है? अच्छा, एडजेक्टिव की एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कभी भी अपने प्रोनाउंसिएशन पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई मुझे ग्रामर तो आती है, प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रख के क्या होगा, तो कर लो प्रोनाउंसिएशन भी ठीक, क्या दिक्कत हो रही है भाई। हाँ, अगले दिन आप ऑफिसर बनोगे तो कल के दिन आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव एडजेक्टिव करते घूमोगे क्या? नहीं, आपकी पर्सनैलिटी में भी होना चाहिए कि आप एक ऑफिसर हो, ठीक है ना। ऑफिसर बनना ही एक अलग बात नहीं होती है, उसकी तरह बिहेव करना, सारी चीज़ें करना भी आपका अलग बात होती है, क्लियर है? जैसे आपने किसी अगर आर्मी ऑफिसर को देखा हो तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही अलग होती है, ठीक है ना। कभी भी आप किसी आर्मी ऑफिसर को देखोगे तो उनकी क्या होती है, पर्सनैलिटी पूरी अलग होती है, उनका बात करने का तरीका, उनके खड़े होने का तरीका, तो हमें अलग से देख के लगता है कि हाँ भाई ये एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, एएसओ बनते हो, है ना, तो उसमें आपकी पर्सनालिटी दिखनी ही चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा सीएसएस में एएसओ है, या फिर ये बंदा आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी से दिखनी चाहिए, समझे? खैर, यहीं पे मैं सेशन को एंड करूँगा एंड थैंक यू सो मच। अभी तक की मैंने जितनी भी एरर समझ आपको पढ़ाई हैं, आई होप कि समझ में आई होंगी एंड इनसे आपका फ़ायदा हो रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाल देना, सजेशन हो सजेशन डाल देना, कैसा सेशन लगा वो भी बता देना, और सेशन को लाइक शेयर कर देना। और इसके अलावा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।